हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 3 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो एल्बिनो हिमालयी तहर से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र स्थित कुगती वन्यजीव अभयारण्य में हाल ही में एक दुर्लभ सफ़ेद मादा एल्बिनो हिमालयी तहर को देखा गया है। एल्बिनो जीवों का कोई प्राकृतिक वातावरण नहीं होता है। इनका वातावरण में मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है। क्योंकि ये एक विशेष आनुवांशिक स्थिति का परिणाम होते हैं। तो आनुवांशिक गतिविधियों के कारण इनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इनका प्राकृतिक वातावरण में मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। अब कुगती वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देख लेते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है और ये रावी और चिनाब नदियों के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 2195 मीटर से 5400 मीटर के बीच ये फैला हुआ है। और अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो अत्यंत कठोर और चुनौतीपूर्ण है। इसके दक्षिण पूर्व में धौलाधार वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर पश्चिम में तुंदाह वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 अभयारण्य इसके दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में स्थित है। साथ ही इसकी जो स्थिति है वो 2 नदियों के बीच में है, रावी और चिनाब नदी। तो ध्यान रखिएगा, ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बनता है। एनवायरनमेंट के साथ साथ ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन है। और ये अभ्यारण्य जैव विविधता के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ मणि महेश मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ हजारों श्रद्धालु हर वर्ष जाते हैं और वहाँ दर्शन करते हैं। इसलिए ये जैव विविधता के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो देवदार, काइल, स्प्रूस, सिल्वर फर, ओक, रोडोडेंड्रॉन, ये सारी अत्यधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। और यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव कौन कौन से हैं? तो हिमालयी आइबेक्स, कस्तूरी मृग, हिमालयी तहर, मोनाल स्नोकॉक, ये सब। ये जो तहर हैं, हिमालयी तहर, एल्बिनो हिमालयी तहर, ये आनुवंशिकता के कारण इनका रंग अलग अलग होता है और ज़्यादातर सफ़ेद रंग के होते हैं, जिसकी वजह से ये शिकारियों द्वारा दूर से ही दिख जाते, पहचान कर लिए जाते हैं। जो इनके आवास और इनकी स्थिति का खतरा बना रहता है जिस वजह से, तो इसलिए ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो इनका पाया जाना अभी बहुत ही दुर्लभ है। ये हिमाचल प्रदेश के कुगती वन्यजीव अभयारण्य में अभी देखे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक मालवन से संबंधित है। मालवन क्या है? तो ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, जिसको भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है। यह कोची स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित अपनी श्रेणी का दूसरा पोत है और इसकी तैनाती जो है वो तटीय निगरानी और जल के भीतर सुरक्षा क्षमताओं को और सुदृढ़ करेगी। मालवन उन 8 स्वदेशी जहाज़ों में से दूसरा है जिन्हें विशेष रूप से भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन किया गया है और इनका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया गया है। इसकी लंबाई है 80 मीटर और वजन है 1100 टन। इसके साथ ही ये जो पोत है ये जलजेट प्रणोदन प्रणाली से लैस है, जिससे ये उथले जल में भी उच्च गतिशीलता बनाए रख सकता है। मालवन एंटी सबमरीन युद्ध जो है ये पानी के भीतर निगरानी, माइन वारफेयर और कम तीव्रता वाले जो समुद्री अभियान हैं उन सभी को अंजाम देने में सक्षम है। और इसमें कई सारी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जैसे टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन रॉकेट्स, आधुनिक रडार और सोनार प्रणाली। तो इन सारी अत्याधुनिक तकनीकों का इसमें प्रयोग किया गया है, जो इसे दुश्मन की गतिविधियों का सटीक पता लगाने में सक्षम बनाती है। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो ये कि इस पोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो भारत की रक्षा निर्माण क्षमता में बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। तो ये मेनली स्वदेशी रूप से निर्मित पोत है, एंटी सबमरीन वारफेयर है, जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्रियों का उपयोग किया गया और इसके निर्माण में कई MSME
ने अपना सहयोग दिया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट टॉपिक आरबीआई के स्थापना दिवस से संबंधित है। तो 1 अप्रैल को आरबीआई के स्थापना दिवस मनाया गया है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और इस बैंक की स्थापना किस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? तो हिल्टन यंग कमेटी 1926 में इसका गठन किया गया था। इसकी सिफारिशों पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो भारत में मौद्रिक नीति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका काम क्या क्या होता है? तो महंगाई को नियंत्रित करना, मुद्रा के उतार चढ़ाव को संभालना और बैंकिंग प्रणालियों को विनियमित करना, ये सारे इसके कार्य होते हैं। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में स्थानांतरित करके मुंबई में स्थापित कर दिया गया इसका मुख्यालय। तो अब इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब ये भारत सरकार के स्वामित्व की बैंक है। और इसके प्रथम गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये इसके प्रथम गवर्नर थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सर सीडी देशमुख। ये भी पूछा जा सकता है। ये सब बैंकिंग का जो एग्ज़ाम देते होंगे लोग, उन लोग के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा, ये आरबीआई के 26वें गवर्नर है। ये बीपीएससी में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, या जो गवर्नर है वो किस नंबर के गवर्नर हैं। तो संजय मल्होत्रा वर्तमान में गवर्नर है और 26वें गवर्नर हैं आरबीआई के। नेक्स्ट टॉपिक भी दिवस से संबंधित है। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य है ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके बारे में सही जानकारी देना। तो इस उद्देश्य से विश्व ऑटिज्म दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार के विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की थीम क्या है? तो ऑटिज्म और मानवता, हर जीवन का मूल्य है, ये इस बार की थीम है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2007 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद पहली बार 2 अप्रैल 2008 को इसको मनाया गया था। अब ये ऑटिज्म विकार होता क्या है? इसको कई बार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार भी कहा जाता है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये मेनली एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है जो बच्चों के दिमाग के विकार को प्रभावित करता है। इसके कारण बच्चों के व्यवहार, बोलने की क्षमता और दूसरों के साथ जुड़ने के जो तरीके होते हैं उसमें अंतर देखने को मिलता है। अभी ऑटिज्म पे एक मूवी भी आई है, क्या नाम है उसका? सॉरी, हॉटस्टार पे है। सॉरी, मुझे नाम नहीं याद है, बट ऑटिज्म पे एक मूवी आई है, अच्छी मूवी है, आप लोग देख सकते हैं। और ऑटिज्म के जो लक्षण होते हैं वो हर बच्चे में अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसके नाम के साथ स्पेक्ट्रम लगाया जाता है। इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। क्यों? क्योंकि हर बच्चे में इसके जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक समुद्री अन्वेषण की दिशा में है। तो समुद्री संरक्षण को बनाए रखने के लिए भारत ने भवसागर रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया है। इसकी स्थापना कोच्चि में की गई है और ये सुविधा भारत के गहरे समुद्र की जैव विविधता को संरक्षित करने और उसका अध्ययन करने का कार्य करेगी। इसे समुद्री जीवित संसाधन और पारिस्थितिक केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान, जैव विविधता संरक्षण और देश की बढ़ती ब्लू इकोनॉमी को सुदृढ़ करना। तो इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। और भवसागर रेफरल केंद्र की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। तो अगर ये पूछा जाए कि इस रेफरल केंद्र की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत। इस मान्यता के साथ ही यह केंद्र एक राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक भंडार में तब्दील हो गया है और अब इसकी जिम्मेदारी भारत के गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जीवों को संरक्षित करना
और उनका दस्तावेजीकरण करना है। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है अब इस भंडार की। नेक्स्ट टॉपिक उड़ीसा पुलिस को मिलने वाले एक प्रतिष्ठित सम्मान से संबंधित है। तो उड़ीसा पुलिस को देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक राष्ट्रपति पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मान है ये किसी भी पुलिस बल या सैन्य इकाई को उनकी उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और पेशेवर दक्षता के लिए दिया जाता है और ये किसी भी पुलिस संगठन के लिए सर्वोच्च संस्थागत सम्मान है। ये पुरस्कार उन बलों को दिया जाता है जिन्होंने वर्षों तक अनुशासन, वीरता, पेशेवर दक्षता और सार्वजनिक सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। उड़ीसा पुलिस को जो ये सम्मान है ये गृह मंत्रालय द्वारा किए गए विस्तृत मूल्यांकन के बाद दिया गया, जिसमें उड़ीसा पुलिस द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत रूप से मूल्यांकन किया गया और उड़ीसा पुलिस को ये सम्मान उनके अपराध नियंत्रण, आधुनिक तकनीकों का उपयोग, नागरिक केंद्रित पहल और नक्सल विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए दिया गया है। उड़ीसा पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और 2026 में इसके 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो उसी उपलक्ष्य में उड़ीसा पुलिस को ये राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार की सिफारिश गृह मंत्रालय करता है और प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।